नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगिता हाउस में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिवीजन। दोस्तों, मैक्सिमम लोग आप पढ़ते होंगे, घंटों घंटों स्टडी करते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है रिवीजन। उसका रीज़न है रिवीजन। दोस्तों, जब आप लोग पढ़ाई करते हैं और अगर आप लोग रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर भी कुछ आपको याद नहीं रहेगा। यानी जो चीज़ आपने पढ़ी है 4 घंटे में, 5 घंटे में, उस चीज़ को आप याद नहीं रख पाएंगे। और उसका रीज़न होता है ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन मेमोरी। दोस्तों, ह्यूमन मेमोरी ऐसी होती है कि अगर आप किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे 24 आवर्स के अंदर, 48 आवर्स के अंदर अगर आप किसी चीज़ को रिवाइज नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपकी मेमोरी से डिलीट हो जाती है। इसलिए जब भी आप पढ़ें, जब भी आप स्टडी करें, तो कोशिश करें कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो आपने पढ़ा है उसको आप एक बार क्विक रिवाइज कर लीजिए। उसका रीज़न ये है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं और दोबारा जब नेक्स्ट, जैसे कि आपने एक एग्जांपल की मदद से हम लोग समझ लेते हैं। मान लो हिस्ट्री की बुक है, आपने उसको डिवाइड किया हुआ है कि मेरे 200 पेजेज हैं, उसको आपने डिवाइड किया हुआ है कि मैंने इसको 10 दिन में कवर करना है। तो फर्स्ट डे में जब आप पढ़ेंगे उसके 10 पेज, 20 पेज, जितने भी पेज आपकी कैपेसिटी आप पढ़ सकते हैं, जब ये 10 या 20 पेज आप पढ़ लेते हैं तो नेक्स्ट डे का जो आपका टारगेट रहेगा कि नेक्स्ट 20-30 पेज आप पढ़ने वाले हैं, तो उसको स्टार्ट करने से पहले ये जो पिछले दिन आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, पिछले दिन आपने जितने भी टॉपिक्स को पढ़ा है, उसको एक बार आप क्विक रिवाइज कर लीजिए। और जब थर्ड डे पे जब आपका टारगेट आएगा, उसके पहले जो फर्स्ट और सेकंड डे में आपने पढ़ा हुआ है उसको एक बार आप क्विक रिवाइज कर लीजिए। और कोशिश करिए कि उस पर बेस्ड, यानी फर्स्ट डे और सेकंड डे जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके पास कोई क्वेश्चन बुकलेट होगी, आपके पास क्वेश्चन पेपर्स होंगे, वहाँ से उन टॉपिक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप कवर करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे वो आपको मेमोराइज रहेगी। जब 24 आवर्स के अंदर कोई चीज़ पढ़ने के बाद आप रिवाइज कर लेते हैं तो उसका 20 से 30% हिस्सा आपको याद रह जाता है। 48 आवर्स के बाद कोई चीज़ पढ़ने के बाद जब आप लोग उसको दोबारा से 2 या 3 बार रिवाइज कर लेते हैं तो उसका 40 to 50% हिस्सा आपको याद रह जाता है। तो इसी तरह से जब किसी चीज़ को आप बार बार रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ आपकी मेमोरी में फिट हो जाती है, आपको याद रह जाती है। अदरवाइज आप पढ़ते रहेंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको वो चीज़ मेमोराइज नहीं रहने वाली है, वो चीज़ आपको याद रहने वाली नहीं है। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें, उसको पढ़ने के बाद आप उसका रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। और ये डिपेंड करता है अपनी अपनी स्ट्रैटेजी पर। हर एक स्टूडेंट या हर एक आदमी, उसका अपना तरीका होता है रिवाइज करने का, याद करने का। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो एक हफ्ते में एक बार सैटरडे या संडे को अपना टारगेट बना के रखें कि हाँ, पूरे हफ्ते में जो मैंने पढ़ा है उसको सैटरडे या संडे को मैं रिवाइज करूँगा। तो ये स्ट्रैटेजी डिपेंड करती है हर एक इंसान पर अलग अलग तरीके से। तो ये अपना स्ट्रैटेजी आप खुद बना सकते हैं। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आप रिवीजन को ज़रूर करें और रिवीजन को कैसे करें, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपका टॉपिक मेमोराइज नहीं होगा, आपकी मेमोरी में फिट नहीं होगा। तो चलिए, एक बार फिर स्वागत है आपका प्रतियोगिता हाउस यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 NCERT ज्योग्राफी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5। और आज का हमारा टॉपिक है वाटर या हाइड्रोस्फेयर। जलमंडल की हम बात कर रहे थे, या वाटर की अगर हम बात करें तो आज का हमारा टॉपिक में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाटर। वाटर साइकिल क्या होता है? देखिए, आप सभी ने बारिश के टाइम में देखा होगा कि नदी में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके आसपास के नालियों में पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सड़कों पर पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फ्रीली बह रहा होता है। और ये पानी, आपने कभी विचार किया कि ये पानी कहाँ जा रहा है? ये पानी बहने के बाद नाली का पानी, सड़कों का पानी किसी बड़े तालाब में चला जाता है, किसी नदी में जाके जमा हो जाता है, नदी का पानी समंदर में जाके जमा हो जाता है।
फिर ये जाता कहाँ पे है? नदी में पानी कहाँ से आ रहा है? नाली में पानी कहाँ से आ रहा है? बारिश से। नदी का पानी कहाँ से आ रहा है? पहाड़ों से, बारिश से, या फिर बर्फ पिघलने से आ रहा है। समंदर में जो पानी है वो कहाँ जाता है? जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है तो समंदर का जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, यानी वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत होने के बाद में वो पानी कहाँ चला जाता है? हमारे वायुमंडल में। वायुमंडल में जब ये ठंडा होता है तो संघनित होकर बादल का रूप धारण कर लेता है। और बादल जब बारिश करते हैं तो ये पानी वापस पहाड़ों पर, नदियों में, मैदान में, खेतों में, नालियों में, तालाबों में और समंदर में, वापस समंदर में आके जमा हो जाता है। तो इस प्रकार जो हमारा वाटर है, जो पानी है, जो जल है, वो लगातार समंदर से हवा में, हवा से बादलों में और बादलों से वापस धरती पर घूमता रहता है। तो इसी प्रकरण को हम कहते हैं वाटर साइकिल। इसी प्रकरण को हम कहते हैं वाटर साइकिल। इस पिक्चर के माध्यम से आप देखिए, यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो पानी है तालाब का, समंदर का जो पानी है या नदियों का जो पानी है वो धूप के कारण इवेपोरेट हो जाता है, यानी वाष्पीकृत हो जाता है। वाष्पीकृत होने के बाद ये पहुंचता है कहाँ पर? हवा में, जहाँ पर ये कंडेंसेशन, ये संघनित होकर ये किसके रूप में बदल जाता है? बादलों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और यही बादल जब बारिश करते हैं तो ये बारिश का पानी पहाड़ों पर, नदियों में, मैदान में और समंदर में वापस जमा हो जाता है। तो इस प्रकार जो ये वाटर है, ये क्या है? एक सर्किल के रूप में घूम रहा है। इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। और इस वाटर साइकिल का फायदा क्या है? इस वाटर साइकिल का फायदा ये है कि इन सम टोटल पृथ्वी पर उपस्थित जितना भी जल है वो एक समान बना रहता है। अगर आप ये कहें कि पृथ्वी पर उपस्थित 1000 लाख साल पहले जो पानी उपस्थित था, आज भी वो पानी उतना का उतना, उतनी ही मात्रा में एज इट इज़ उपस्थित है, बशर्ते उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो चुकी होगी या वो अलग अलग फॉर्म में पाया जाएगा। जैसे कुछ पानी बर्फ़ के रूप में पाया जाता है, कुछ नदियों में पाया जाता है, कुछ ज़मीन के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार पानी का फॉर्म तो चेंज हो सकता है, पानी का स्थान तो चेंज हो सकता है, लेकिन इन सम टोटल पानी का जो वॉल्यूम है तो वो हमेशा एक जैसा बना रहता है। दोस्तों, जो पानी या जो बारिश का पानी आज आप अपने एरिया में या अपने देश में या अपने राज्य में जो बारिश का पानी आप देख रहे हैं, हो सकता है कि 1000 साल पहले, सैकड़ों साल पहले यही पानी अमेरिका में बारिश के रूप में उपस्थित हो। उसका रीज़न ये है कि जो बारिश है वो होती है, बारिश होने के बाद में वो पानी पहाड़ों पर उपस्थित जितनी भी नदियां हैं उनके थ्रू समंदर में पहुंच जाता है। समंदर का पानी इवेपोरेट होकर, यानी वाष्पीकृत होकर दोबारा से जब हवा में पहुंचता है बादल के रूप में, तो ये बादल एक जगह तो रुकता नहीं है, बादल तो हवा के साथ साथ प्रवाहित होता रहता है। तो इस प्रकार से, यानी एक जगह का पानी वाष्पीकृत होकर हवा में पहुंचता है और बादल के थ्रू दूसरी जगह पर चला जाता है। तो इस प्रकार से जो जल है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। बट इन सम टोटल सभी प्रकार का जल, उसका वॉल्यूम हमेशा समान बना रहता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। नंबर 1 फ्रेश वाटर, यानी ताज़ा पानी, और दूसरा खारा पानी। दोस्तों, जो नदियाँ होती हैं, बर्फ़ का जो पानी होता है, भूमि के अंदर जो पानी होता है वो क्या होता है? फ्रेश वाटर, उसको हम कहते हैं फ्रेश वाटर। और इसका मेजर सोर्स क्या होता है फ्रेश वाटर का? इसका मेजर सोर्स होता है रिवर, तालाब या झरने या ग्लेशियर। ये इसका मेन सोर्स होता है, यानी जो ताज़ा पानी होता है उसका रिवर मेन सोर्स होता है ये सब चीज़ें। और समंदर के अंदर जो पानी पाया जाता है वो हमेशा खारा होता है, यानी सलाइन वाटर होता है, खारा पानी। और इस खारे पानी का क्या रीज़न होता है कि उसमें नमक पाया जाता है। समंदर के पानी में नमक पाया जाता है। देखिए, अगर हम ये कहें कि खारा पानी, समंदर का पानी खारा होता है, तो उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न है उसकी सैलिनिटी, है उसमें उपस्थित नमक की मात्रा। और आप देखिए 1000, हम कैसे कहेंगे कि समंदर का पानी खारा है?
अगर हम 1000 ग्राम वाटर लें या 1 किलोग्राम वाटर लें और उसमें अगर 1 ग्राम भी नमक की मात्रा है तो हम कहेंगे कि ये खारा पानी है। ठीक है। उसके बाद जो समंदर का पानी होता है वो होता है उसके अंदर 1000 ग्राम वाटर में, 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम या 35 पार्ट्स किस चीज़ के होते हैं? नमक के होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सैलिनिटी की डेफिनेशन तो है 1000 ग्राम पानी के अंदर अगर 1 ग्राम भी नमक है तो वो खारा माना जाएगा, जबकि समंदर का जो पानी है वो उसके अंदर 35 ग्राम तक नमक होता है। तो वो कितना खारा पानी होगा और वो ह्यूमन के यूज करने के योग्य बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, आप सभी ने सुना ही होगा कि हमारी पृथ्वी के ऊपर 2/3 भाग में जल है। हमारी पृथ्वी के ऊपर 2/3 भाग में जल पाया जाता है और वो जल किसकी फॉर्म में है? समंदर की फॉर्म में पाया जाता है। तो कितने हमारे पृथ्वी के ऊपर 5 समंदर हैं, 5 ओशंस हैं। नंबर 1 पैसिफिक ओशन, नंबर 1 पैसिफिक ओशन, नंबर 2 अटलांटिक ओशन, नंबर 3 इंडियन ओशन, नंबर 4 आर्कटिक ओशन और नंबर 5 सदर्न ओशन। ये 5 प्रकार के ओशन हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं और इन्हीं 5 ओशंस के अंदर 2/3 जल पाया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए यानी मनुष्य के लिए पीने योग्य कितना जल उपस्थित है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि इजराइल के अंदर एक डेड सी है, मृत सागर, डेड सी। उसका जो सैलिनिटी है यानी उसमें उपस्थित जो नमक की मात्रा है वो कितनी है? 340 ग्राम। उसमें उपस्थित नमक की मात्रा है 340 ग्राम। जो नॉर्मल समंदर होते हैं उनमें 1000 ग्राम अगर हम जल लें तो उसके अंदर 35 ग्राम सैलिनिटी होती है या नमक की मात्रा होती है, जबकि जो डेड सागर है उसके अंदर अगर 1000 ग्राम जल की मात्रा लें तो उसके अंदर 340 ग्राम नमक की मात्रा पाई जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी डेंसिटी कितनी होगी। इसलिए क्या होता है, जो डेड सी है उसमें कोई भी डूब नहीं सकता, उसका सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप डेड सी के पानी पर लेट जाएं तो आप पानी के ठीक ऊपर तैरते रहेंगे, आप उसके अंदर डूबेंगे नहीं क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। चलिए अब देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़, यानी पानी किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है हमारी पृथ्वी के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप ओशियंस 97.3 इतना पानी हमारे समंदर में पाया जाता है। उसके बाद बर्फ़ के फॉर्म में कितना पानी है? 2% है। और ग्राउंड वाटर जिसको हम भूमिगत जल बोलते हैं वो 0.68%। फ्रेश वाटर लेक्स यानी जो झीलें होती हैं ताज़े पानी की, उनका इतना परसेंट है। इनलैंड और सी वाटर या सी लेक्स जो है उनका इतना परसेंट है। एटमॉस्फेयर में यानी भाप के रूप में एवोपरेट होकर बादल के रूप में जो पानी जमा रहता है उसका इतना परसेंट है। और रिवर्स नदियों में उपस्थित इतना है। तो टोटल 100% ये इस तरह से बन जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए कि केवल और केवल 90% हिस्सा तो सलाइन वाटर ही है, यानी खारा पानी है हमारी पृथ्वी के ऊपर। उसके बाद रेस्ट जो बचता है यानी लगभग 3% वो फ्रेश वाटर है। और इसको भी मैं एग्जांपल की मदद से आपको बता देता हूँ। अगर हम बात करें कि टोटल पृथ्वी पर उपस्थित जो जल है वो कितना है, उसको आप 2 लीटर मान लीजिए। मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि खारा पानी और हमारे लिए उपस्थित जो पीने योग्य जल है वो कितना परसेंट है। तो अगर हम पूरी पृथ्वी पर उपस्थित जल को 2 लीटर मान लीजिए, उस 2 लीटर पानी में से आप 12 चम्मच पानी के आप निकाल लीजिए। तो ये जो 12 चम्मच पानी आपने निकाला, ये पानी उपस्थित है फ्रेश वाटर के रूप में, या आप ये कहें कि हमारे लिए पीने योग्य जो जल है वो ये 12 चम्मच यानी 2 लीटर में से आप 12 चम्मच पानी की निकाल देंगे तो वो हमारे लिए पीने योग्य जल उपस्थित है पृथ्वी के ऊपर। और इस 12 चम्मच में से भी 9 चम्मच तो केवल और केवल बर्फ़ के रूप में उपस्थित है और 9 में से 2 यानी 12 में से 9 चम्मच बर्फ़ के रूप में उपस्थित है और 2 चम्मच वो रिवर्स में उपस्थित है। और रेस्ट ऑफ द वाटर जो बचा है यानी 9, 2, 11 और 1 चम्मच बचा, तो 1 चम्मच पानी उपस्थित है भूमिगत जल के रूप में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे
पृथ्वी के ऊपर कितना पानी हमारे पीने योग्य उपस्थित है। तो इसलिए पानी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि हमारी पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जल से घिरा हुआ है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते। और जो यूज़ करने योग्य पानी हमारी पृथ्वी के ऊपर है, जैसे नदियों का जल, भूमि के अंदर का जल, बर्फ़ के रूप में उपस्थित जल, इसको हम कहीं ना कहीं कई रूप में वेस्ट करते रहते हैं। तो इसलिए पानी की अहमियत को समझिए और उसको वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेव, तरंगे। दोस्तों आपने देखा होगा समंदर के ऊपर बहुत लहरें, ऊंची ऊंची लहरें उठती रहती हैं। समंदर का पानी जब एक बार ऊपर उठता है, समंदर का पानी जब एक बार ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है, इसी को हम कहते हैं समंदर की लहर। और ये समंदर की लहर कैसे होती है? ये समंदर की लहर फॉर्म होती है जो समंदर में हवा चल रही होती है। समंदर में बहुत तेज हवा चलती है, तो समंदर में चलने वाली ये हवाएं, समंदर का जो ऊपर का पानी होता है, यानी सतह पे जो पानी होता है, समंदर में बहने वाली हवाएं समंदर के सतह के पानी को अपने साथ ऊपर उठाती हैं और नीचे गिराती हैं। तो इन्हीं हवाओं से क्या क्रिएट होता है? समंदर की ये तरंगे क्रिएट होती हैं। तो आपने देखा ही होगा समंदर में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, और कभी कभी जब तूफान आता है तो ये जो तरंगे हैं समंदर की जो लहरें हैं वो बहुत ऊंची हो जाती हैं। जब जो मौसम है वो शांत रहता है तो कम तरंगे उठती हैं या कम जो लहरें हैं वो उठती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब बहुत तेज तूफान आता है तो समंदर की लहरें बहुत ऊंची हो जाती हैं। सुनामी का नाम आपने सुना ही होगा। सुनामी का मतलब होता है हार्बर वेव, या हार्बर मतलब होता है बंदरगाह, बंदरगाह वेव मतलब तरंगे। तो जो सुनामी आई थी 26 दिसंबर 2004 को, उसका ओरिजिन था कहाँ पर? उसका ओरिजिन था सुमात्रा। उसका ओरिजिन था, ये देखिए यहाँ पर इंडियन ओशन में सुमात्रा एक इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, जावा और सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है। वहाँ पर उसका एपिसेंटर था। एपिसेंटर पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जहाँ पर पृथ्वी यानी भूकंप का केंद्र, पृथ्वी की सतह पर जो भूकंप का केंद्र होता है उसको एपिसेंटर बोलते हैं। तो जो सुनामी समंदर के अंदर आती है उसका रीज़न होता है समंदर के अंदर कोई अर्थक्वेक आ जाए, या कोई वोल्केनो फट जाए, या फिर कोई लैंडस्लाइड हो जाए। जी हाँ, समंदर के अंदर भी लैंडस्लाइड हो सकती है। तो ये जो 3 रीज़न मैंने आपको बताए, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन या लैंडस्लाइड्स, ये जब 3 घटनाएं समंदर के अंदर होती हैं तो समंदर में ऊंची ऊंची लहरें डेवलप हो जाती हैं। समंदर में लगभग 700 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटे के हिसाब से हवाएं चलती हैं, और इन्हीं के कारण उत्पन्न होती हैं ऊंची ऊंची लहरें। जो सुनामी आई थी 2004 में, उसकी जो लहर थी वो 150 मीटर ऊंची थी। अब आप इमेजिन कीजिए कि नॉर्मल में 1 या 2 मीटर ऊंची लहरें जब समंदर में चलती है तो वो भी खतरनाक होती है। तो 150 मीटर ऊंची लहर जब समंदर में चलेगी और 750 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जब हवाएं समंदर के अंदर चलेगी तो वो कितना विनाशकारी हो सकता है। तो इसी का रीज़न था कि समंदर में, यानी 2004 में जब सुमात्रा में एक अर्थक्वेक आया था समंदर के अंदर, उसका पैमाना था 9 रिएक्टर स्केल पर। उसका था कितना पैमाना था? 9, यानी 9 तीव्रता का भूकंप समंदर के अंदर आया था, जिसके कारण से हमारी जो इंडियन प्लेट है वो बर्मा प्लेट के अंदर धंस गई थी, और इसी के कारण ये अर्थक्वेक आया। और अर्थक्वेक का रीज़न था कि समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न हो गई, लगभग 150 मीटर ऊंची लहरें उत्पन्न हो गई, और 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वहाँ पर हवाएं चल रही थी। और इसी का रीज़न था कि जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हमारे जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, श्रीलंका के जो कोस्टल एरियाज़ हैं, उनमें भयंकर विनाशकारी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी। तो ये हमने कवर किया वेव्स क्या होता है और वो कैसे डेवलप होती है और वो कैसे विनाशकारी हो सकती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं टाइड। टाइड आपने सुना होगा, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा
कैसे उत्पन्न होता है ये आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, और अगर याद नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल की मदद से समझा देता हूँ। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, और ये भी सब लोग जानते होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण एक आकर्षण बल के कारण टिकी हुई है। उस पर जितने भी अंतरिक्ष में जितने भी अन्य ग्रह हैं, या जैसे सूर्य है या अन्य ग्रह हैं, वो आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते रहते हैं, जिसी के कारण जो पृथ्वी है या जो अन्य ग्रह हैं वो अंतरिक्ष में टिके हुए हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी का भी एक मून है, उसको हम कहते हैं मून, चंद्रमा पृथ्वी का एक ये उपग्रह है। तो हमारी पृथ्वी पर जब अमावस्या या पूर्णिमा होती है, अमावस्या या पूर्णिमा होती है, तो ये पोजीशन होती है और ये पोजीशन हो सकती है। तो जो सन है, सूरज है, और जो पृथ्वी है, सूरज पृथ्वी जब ये एक सीध में आ जाते हैं, सूरज पृथ्वी जब ये एक सीध में आ जाते हैं, तो आप देखिए ये सूरज है, ये हमारा चंद्रमा है, और ये हमारी पृथ्वी है। जब ये एक सीध में आ जाते हैं तो पृथ्वी पर उपस्थित जल को चंद्रमा भी और सूरज भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और जब ये दोनों मिलकर यानी सूरज और चंद्रमा दोनों मिलकर पृथ्वी पर उपस्थित एक गुरुत्वाकर्षण बल को लगाते हैं, और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर उपस्थित जो जल है वो इनकी तरफ आकर्षित होता है, और इसी परिस्थिति को हम कहते हैं वृद्ध ज्वार या स्प्रिंग टाइड, वृद्ध ज्वार भाटा। इसी परिस्थिति को हम कहते हैं वृद्ध ज्वार भाटा। ठीक उसी प्रकार ये पूर्णिमा में होता है और ये अमावस्या में होता है। ठीक उसी प्रकार से ये अमावस्या होता है और ये पूर्णिमा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से जब, क्योंकि हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है, तो जब ये घूमकर इस तरफ आ जाता है, यानी एक परिस्थिति ये बनती है जब तीनों एक सीध में होते हैं, और एक परिस्थिति ये बनती है जब तीनों एक सीध में होते हैं। तो इस परिस्थिति में भी और इस परिस्थिति में भी जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी के ऊपर वो मैक्सिमम लगता है, यानी सूर्य भी लगा रहा होता है और चंद्रमा भी लगा रहा होता है। तो इस परिस्थिति में भी पृथ्वी के ऊपर मैक्सिमम गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण पृथ्वी पर उपस्थित जल इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण के कारण आकर्षित होता है, खिंचता है, और जिसके कारण पृथ्वी पर उपस्थित जो समंदर है उनमें वृद्ध ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। आई होप ये वृद्ध ज्वार भाटा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक होता है लघु ज्वार भाटा या नीप टाइड, जिसको हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं। लघु ज्वार भाटा तब उपस्थित, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मून है, चंद्रमा है, वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। तो जब ये चंद्रमा चक्कर लगाते हुए पृथ्वी और सूर्य के अक्रॉस घूमता है, पृथ्वी और सूर्य के अक्रॉस चला जाता है, तो देखिए इधर सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है और इधर चंद्रमा है। तो अब सूर्य जो गुरुत्वाकर्षण बल इस तरफ को लगाएगा और चंद्रमा इस तरफ को लगाएगा, तो इस प्रकार से पृथ्वी पर लगने वाला नेट गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, क्योंकि इनकी जो दिशा है वो ऑलमोस्ट ऑपोजिट हो जाती है। ये इधर को लगा रहा है, ये इधर को लगा रहा है। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम रहता है, और इसी कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी ओशंस हैं उनमें कम लहरें उत्पन्न होती हैं, यानी उन पर जो उपस्थित गुरुत्वाकर्षण बल है वो कम लगता है। इसलिए वहाँ पर समंदर का जो पानी है वो कम खिंचता है, कम आकर्षित होता है, और जो लहरें हैं वो कम ऊंची उठती हैं। इसी को हम कहते हैं नीप टाइड, या हिंदी में कहें तो लघु ज्वार भाटा। तो उम्मीद है कि ये लघु ज्वार भाटा और वृद्ध ज्वार भाटा आपको समझ में आ गया होगा। बेटर नॉलेज, या फिर आप इसको अगर पढ़ना चाहें तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, जो सूरज और जो मून है, चंद्रमा है, वो पृथ्वी के ऊपर अपना गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर उपस्थित जल इनकी तरफ आकर्षित होता है, और इसी आकर्षण के कारण पृथ्वी पर वृद्ध ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। इसके कई सारे फायदे भी होते हैं। इसके कई सारे फायदे इसलिए होते हैं कि जो हाई टाइड होता है, यानी वृद्ध ज्वार भाटा होता है, वो नेविगेशन या नौकायन
यानी मछुआरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसी की मदद से जो मछुआरे हैं वो मछलियाँ भी अच्छे से पकड़ पाते हैं, क्योंकि जब वृत्त ज्वार भाटा होता है तो समंदर के अंदर की जो मछलियाँ हैं वो क्या होती हैं, वो किनारे तक आ जाती हैं, और किनारे पर आती हैं तो मछुआरों के लिए उनको पकड़ना आसान हो जाता है। उसी प्रकार से जब हाई टाइड आता है या उच्च ज्वार भाटा आता है तो ऊंची ऊंची लहरों से जो फोर्स उत्पन्न होता है उसकी मदद से और टेक्नोलॉजी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। तो उच्च ज्वार भाटा से कई तरह के फ़ायदा होते हैं। नौकायन में फ़ायदा होता है, मछली पकड़ने में फ़ायदा होता है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी फ़ायदा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं ओशन करंट की, या महासागरीय जल धाराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर हमेशा एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चंस आता ही रहता है। तो ओशनिक करंट को आप हमेशा याद रखिएगा और अच्छे से इनको समझ लीजिए। देखिए, दो तरह की जल धाराएं होती हैं, एक होती है गर्म जल धारा और एक होती है ठंडी जल धारा। यानी ध्रुवों से, आप इसको ऐसे समझिए, ध्रुवों से जब कोई जलधारा प्रवाहित होती है भूमध्य रेखा की तरफ, तो वो हमेशा ठंडी जलधारा होगी, जिसको आप ये ब्लू कलर में देख रहे हैं, ये ब्लू कलर में। यानी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जो जलधारा प्रवाहित होती है उसको हम कहते हैं ठंडी जलधारा, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जो जलधारा प्रवाहित होती है उसको हम कहते हैं गर्म जलधारा, जिसको आप रेड कलर में देख रहे हैं। इसमें बहुत सारी जलधाराएं दे रखी हैं, बट मैं आपको वही बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने लायक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये देखिए ये भूमध्य रेखा है बीच में, और सबसे पहले हम बात करते हैं ये और ये गल्फ स्ट्रीम की। गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है वो कहाँ, ये क्या है, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका और ये है आपका साउथ अमेरिका। तो गल्फ स्ट्रीम की जलधारा नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट यानी ईस्टर्न कोस्ट पर प्रवाहित होती है। तो गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम है गर्म जलधारा, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है। एक दूसरी जलधारा आती है यहाँ पर, लैब्राडोर जलधारा। इसको आप देखिए, इसको, ये कैसी जलधारा है, ठंडी, क्योंकि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो लैब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा जब आपस में मिलती हैं ईस्टर्न कोस्ट पर, किसके, नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर, तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर एक लैब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम जलधारा जब यहाँ पर आकर मिलती है तो यहाँ पर मछली पालन या मत्स्य पालन के एक फोग जैसे का माहौल निर्मित हो जाता है। और ये जो मौसम यहाँ पर डेवलप होता है, जब ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा आपस में मिलती हैं तो ये जो मौसम यहाँ पर डेवलप होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग डेवलप होता है, जो नौकायन या परिवहन के लिए, समुद्री परिवहन के लिए तो कठिन होता है, लेकिन मत्स्य पालन के लिए इसको स्वर्ग माना जाता है। मत्स्य पालन के लिए इसको स्वर्ग माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो आप दो चीज़ें याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है और लैब्राडोर जो है वो ठंडी जलधारा है। उसके बाद आगे चलते हैं, कैनरीज। ये आप देखिए, ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लेफ्ट या वेस्टर्न कोस्ट पर पाई जाती है क्या, कैनरीज जलधारा। तो आप इसको देख सकते हैं, यह कहाँ से कहाँ प्रवाहित हो रही है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो ये कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा, कैनरीज जलधारा। उसके बाद आगे चलते हैं, हम्बनटोट जलधारा। इसको आप देखिए, हम्बनटोट जलधारा भी ठंडी है, क्योंकि ये ध्रुवों से और भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित हो रही है। उसके बाद आगे चलिए, फॉकलैंड। ये देखिए यहाँ पर फॉकलैंड, ये भी ठंडी जलधारा है, ये भी ध्रुवों से और भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित हो रही है। उसके बाद आप इधर आ जाइए, क्यूरेशिया और ओएशियो। जैसे यहाँ पर यानी नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं आपस में मिलती हैं और मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार से जापान के ईस्टर्न कोस्ट, ये यहाँ पर जापान है, जापान कई सारे द्वीप्स हैं, ये और ये कई सारे द्वीप्स हैं। तो इसी प्रकार से इसके ईस्टर्न यानी जापान के ईस्टर्न कोस्ट पर भी
ये यहाँ पर आप देखिए, ये है क्यूरेशिया और ये है ओएशियो। ओएशियो ठंडी जलधारा है, क्यूरेशिया गर्म जलधारा है। तो जब ये जापान के ईस्टर्न कोस्ट पर आपस में मिलती हैं यहाँ पर, तो ये भी मत्स्य पालन के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करती हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और जलधाराएं हम देख लेते हैं। अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर बहने वाली अगुलहास, ये यहाँ पर देखिए, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर बहने वाली अगुलहास जलधारा गर्म जलधारा है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ प्रवाहित हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जलधाराएं थी जो मैंने आपको बताई, इनको आप याद रखिएगा, ये हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। द प्रोसेस, पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यू, द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। तो उसको क्या कहते हैं? वाटर साइकिल, उसको हम कहेंगे वाटर साइकिल। नेक्स्ट, जनरली द वार्म ओशन, यानी गर्म ओशन करंट, गर्म जलधारा, ओरिजिनेट नियर, कहाँ ओरिजिनेट होती है? इक्वेटर के पास, क्योंकि जो गर्म जलधारा होती है वो इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती है। द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम? टाइड। यानी समंदर का जो जल है वो एक बार ऊपर उठता है और एक बार नीचे गिरता है, तो उसको हम कहते हैं टाइड या ज्वार भाटा। मैच द फॉलोइंग कर लीजिए। कैस्पियन सी, कैस्पियन सी टाइड, टाइड आप देख लीजिए, लार्जेस्ट लेक, यस। टाइड पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, ये आ जाएगा किसके साथ? इसके। सुनामी क्या था? स्ट्रॉन्ग सेस्मिक वेव्स, यस, दिस इज सुनामी। एंड ओशन करंट, स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनिट पाथ, ओशन करंट, यस, ये इसके साथ आ जाएगा। और जो कैस्पियन सी है वो लार्जेस्ट लेक है। तो इस प्रकार के से ये सब लोग, ये सब के सब जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी मैच थे। तो दोस्तों ये हमने आज कवर किया हमारा चैप्टर नंबर ये हमने आज कवर किया आपका वाटर। एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 5 वाटर, और इस प्रकार से 5 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, और इसमें 9 चैप्टर हैं टोटल। लास्ट के 4 चैप्टर बचे हैं जिनको हम जल्दी कवर करेंगे। आप पढ़ते रहिए कंटिन्यू, अपना एक टारगेट बना के रखिए, और उस टारगेट को भी छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कीजिए, क्योंकि बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए उसको आपको छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करना पड़ेगा, और छोटे छोटे टारगेट्स को फिर अचीव करने की कोशिश कीजिए। डेली के डेली आप अपना एक लक्ष्य बनाइए कि आज मैंने इतना पढ़ना है, इतने पेजेस पढ़ने हैं, इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और उनको डेली आप कवर करने की कोशिश कीजिए। रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है आपकी पढ़ाई का, क्योंकि रिवीजन आप करेंगे तभी आपको चीज़ें मेमोराइज रहती हैं। तो अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।